अगर आप सही समझें तो आप कुछ एग्जांपल्स देके बता सकते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बाइंग और सेलिंग का सजेशन हो, बस एक एग्जांपल हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए अगर हम कुछ एग्जांपल दे पाएँ तो। तो एग्जाम्पल में अगर क्वालिटी और ग्रोथ को अगर कंबाइन करना चाहे तो रेदर देन अ पर्टिकुलर कंपनी, हुँ, आप अगर उसे इस तरह से देखें कि कंपनी जिसे B2C कंपनी कहते हैं, दैट इज हुँ, बिजनेस टू कंज्यूमर। राइट। और दूसरी तरह की कंपनी होती है बिजनेस टू बिजनेस, हुँ, तो B2B कंपनी बुलाते हैं। हुँ, तो नॉर्मली एक पाया जाता है कि जो बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस होते हैं उसमें अभी अगर ये एग्जांपल ले तो आप कोई भी बिजनेस टू कंज्यूमर लीजिए, एफएमसीजी इंडस्ट्री ले लीजिए या हुँ, फिर रिटेल इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री। तो इसमें आप ये पाएंगे कि अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद है हुँ, तो जनरली कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होती है। हुँ, तो जिसे अगेन यही अगर आप देखेंगे तो ब्रांड, तो वो कॉम्पिटेटिव हुँ, एडवांटेज हो गया। हुँ, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, कुछ कंपनी का हुँ, प्रोडक्ट सभी को पसंद आता ही है। हुँ, आप कितना भी चाहे वो प्रोडक्ट को आप रिप्लेस नहीं करते हो। हुँ, तो ये चीजें जो रहती है, तो ये हो गया डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ये हुँ, चीजें आपको क्वालिटेटिव पैरामीटर ऑफ क्वालिटी में हुँ, ध्यान देते हैं। हुँ, क्वांटिटेटिव पैरामीटर ऑफ क्वालिटी में नॉर्मली क्या होता है कि अगेन कमिंग बैक टू B2C कंपनी, हुँ, जनरली जिस कंपनी की ब्रांड अच्छी होती है, B2C कंपनी होती है, उसका क्वालिटी ऑफ अर्निंग भी ठीक ठाक ही रहता है। हुँ, तो तो उसका फ्री कैश फ्लो अच्छा रहता है क्योंकि उनमें जनरली कैपेक्स रिक्वायरमेंट कम रहती है। हुँ, उसकी वजह से कैपिटल का एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट कम रहती है, क्योंकि कैपेक्स रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उसमें ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपका हुँ, फ्री कैश फ्लो कम हो जाता है। हुँ, तो इसीलिए जनरली आप अगर ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हुँ, एक आउटकम ऐसा आ जाता है कि हुँ, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हु आर इन B2C हुँ, आर इन द क्वालिटी एंड ग्रोथ। हुँ, अभी इधर ये उल्टा बोलना पसंद नहीं करूंगा कि B2B में वो है नहीं, हुँ, बट क्या होता है कि B2B में हिस्टोरिकली ये पाया गया है कि अगर कुछ आप दूसरे बिजनेस से इंटरेक्ट करते हो तो तभी हुँ, बहुत बार प्राइसिंग पावर उतनी रहती नहीं है। हुँ, तो वो हिसाब से B2B कंपनीज का हमने ये देखा है कि उसमें थोड़ा-सा उनकी अर्निंग में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। हुँ, जैसे आप अगर ले लीजिए कि रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज़ हो गया, जैसे क्रूड ऑयल बढ़ गया, तो हुँ, अगर B2C कंपनी है तो वो पास ऑन कर देगी कंज्यूमर हुँ, को। B2B कंपनी को फिर उनके नेगोशिएट करना पड़ेगा, 1 क्वार्टर लगेंगे, 2 क्वार्टर लगेंगे, तो उसमें थोड़ा-सा वोलेटिलिटी भी आ जाता है। तो हुँ, इस तरीके से अगर हम देखें, तो आप कंपनीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। राइट, बट राइट। बहुत सारी B2B कंपनियां भी है जिन्होंने हुँ, ये करके दिखाया है। हुँ, वो अगेन अगर उनके पास टेक्नोलॉजी डिफरेंशिएटेड है, इसीलिए वो वापस पैरामीटर आ जाता है कि डिफरेंशिएटेड वर्क अगर हुँ, आप करते हो क्या। अगर वो टेक्नोलॉजी आपके पास ही है, ज्यादा लोगों के हुँ, पास है नहीं, तो वो हुँ, केस में ऐसे भी कस्टमर आपको सब पास ऑन करने पॉसिबल हो जाता है और उसमें फिर राइट, वोलेटिलिटी कम हो जाती है। राइट। मतलब कॉमन पैरामीटर ये है कि जहाँ पे भी अ, आपके जो कॉस्ट है, अगर आप उसको पास ऑन कर पाते हैं, चाहे B2B है, चाहे B2C है, तो कहीं न कहीं आप कैश फ्लो अच्छे जनरेट कर पाएँगे। ये हाँ, वन ऑफ द पैरामीटर है। दूसरा मैं जैसे मैं आपको बता रहा था कि कैपेक्स हुँ, रिक्वायरमेंट, कैपिटल हुँ, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं आपको ग्रो हुँ, करने के लिए। तो राइट। इसीलिए ये सब चीजें रिटर्न ऑन इक्विटी में रिफ्लेक्ट होती है, ये सब चीजें फ्री हुँ, कैश फ्लो में रिफ्लेक्ट होती है, तो इसीलिए ये सब हुँ, इंटरलिंक पैरामीटर है। राइट, राइट। तो अभी जो हमने पैरामीटर डिस्कस किए क्वालिटी और ग्रोथ के, क्या हम मिड कैप सेलेक्ट करते समय भी या स्मॉल कैप वाले फंड में भी सिलेक्शन करते समय ये तो फॉलो करते हैं, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चेकलिस्ट भी हमारे पास जो हम मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए अलग से देखते हैं और लार्ज कैप के केस में नहीं देखते हैं? इसलिए एक्चुअली एक स्टेप हम पीछे जाएंगे और देखेंगे कि हुँ, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी में अंतर क्या है। हुँ, सारी कंपनियां सेम ही है, तो एज फार एज फिलोसॉफी इज कंसर्न हम लोग हुँ, सेम ही फिलोसॉफी फॉलो करते हैं, वो लार्ज कैप हो हुँ, या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। हुँ, तो कुछ अलग देखने की जरूरत नहीं रहती है, पर उनके नेचर ऑफ बिजनेसेस की वजह से थोड़े से अंतर पड़ जाते हैं। हुँ, जैसे लार्ज कैप हुँ, कंपनीज कौन सी रहती है कि हुँ, वो कंपनी का मार्केट साइज अगर बड़ा है, हुँ, तो हुँ, जैसे आप देखेंगे एफएमसीजी इंडस्ट्री लार्ज कैप हो गई। जैसे हुँ, आप देखेंगे कि लेंडिंग हुँ, एंड बोरोइंग, तो क्रेडिट, इसलिए बैंक और एनबीएफसी एज ए इंडस्ट्री लार्ज कैप हुँ, इंडस्ट्री होती है। आईटी सर्विसेज सेक्टर बड़ा हो गया है, पहले वो हुँ, मिड कैप और स्मॉल कैप हुआ करता होगा 20 साल हुँ, पहले, पर अभी वो लार्ज कैप सेक्टर है।
तो लार्ज कैप कंपनीज नॉर्मली कैसी होती है कि उनके मार्केट्स ही बहुत बड़े हैं और आपका पेनिट्रेशन हो गया है, तो उसमें आपको एक अलग तरीके से दिखना पड़ता है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मिड और स्मॉल कैप में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी कंपनी का मार्केट ही छोटा है, तो मार्केट छोटा है तो कंपनी छोटी है, इसलिए वो कंपनी मिड कैप है। अब और दूसरी चीज ये हो सकती है कि बड़े मार्केट में अगर कोई कंपनी एफएमसीजी हो, ऑटो हो, उसमें नया कुछ प्रोडक्ट लेके नए से शुरुआत करके अगर मार्केट शेयर गेन करना चाहे तो वैसी भी कंपनी हो सकती है, तो जिसको हम चैलेंजर बोलते हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलते हैं लीडर्स इन स्मॉलर सेक्टर्स और चैलेंजर्स इन लार्जर सेक्टर्स। वही लार्ज कैप में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम लीडर्स इन लार्ज सेक्टर्स मिलते हैं। तो ये अंतर होने के कारण ये कंपनीज में देखने का आपको नजरिया अलग अलग रखना पड़ता है और उनकी असेसमेंट भी अलग अलग करनी पड़ती है। तो उसमें इसीलिए मिड और स्मॉल में जो कि कंपनी छोटी है तो आपको थोड़ा सा उसमें द डेप्थ ऑफ कंपनी कैसा है, द डेप्थ ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, ऐसे थोड़े थोड़े पैरामीटर आपको अलग से देखने पड़ते हैं। बट अदरवाइज ऑन अ ब्रॉडर साइड द फिलोसॉफी, द मेन क्रक्स जिसे हम क्वालिटी एंड ग्रोथ, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो देखने का नजरिया सेम ही रहता है। राइट, ओके। अच्छा, ग्रोथ वर्ड पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस आपने दिया है, तो ग्रोथ को और एक लेमैन के लिए आप कैसे समझाएंगे? अगर मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर देखना चाहूँ कि ग्रोथ क्या होती है और मैं कैसे जो है उसको समझ सकता हूँ या कैसे मैं उस पर रिसर्च कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो क्या कहना चाहेंगे? आपने अच्छा पूछा, क्योंकि मैंने ज्यादातर क्वालिटी के बारे में एक्सप्लेन किया है और ग्रोथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो ग्रोथ के लिए अगर एक कंपनी को आप देखते हो तो वो कंपनी में आपको दो तरीके से एनालाइज करना पड़ता है कि वो कंपनी का राइट टू ग्रो क्या है और वो कंपनी में रूम टू ग्रो क्या है। राइट टू ग्रो, अगेन वो कंपनी का राइट टू ग्रो कैसे हो सकता है? अगेन वी गो बैक टू सम ऑफ द पैरामीटर्स व्हिच आई डिस्क्राइब्ड इन क्वालिटी। आपका प्रोडक्ट अलग है क्या? आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व हो रहा है क्या? आपका मैक्रो इकोनॉमी में पोजीशन ऐसा है कि आपको ग्रोथ मिली जाएगी। तो जस्ट एग्जांपल ले लीजिए कि कोई एक्सपोर्ट कंपनी है, तो चाइना प्लस वन पॉलिसी ऑफ अडॉप्टेड बाय द वर्ल्ड, और बेसिकली कुछ कुछ कंट्रीज में जैसे लेबर का कॉस्ट बढ़ते जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ शिफ्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सब चीजें हैं वो आपके राइट टू ग्रो में आ जाती है। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द एलिमेंट फॉर एक्सपोर्ट कंपनी। अगर कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है, उसके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, तो अलग ही बात है, तो उसमें तो एनीवे द राइट टू ग्रो इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। दूसरी, तो इसमें ऐसी कंपनी ग्रो ज्यादा कर पाती है। दूसरा है कि रूम टू ग्रो। अब रूम टू ग्रो में अगेन वी गो बैक टू व्हाट आई एक्सप्लेन अर्लियर अबाउट साइज ऑफ द मार्केट कितना है। तो मोस्ट सम ऑफ द मिड कैप कंपनीज में आप देखते हो कि साइज ऑफ मार्केट बहुत बड़ा रहता है, पर उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर छोटा रहता है। तो दैट इज व्हाट गिव्स यू रूम टू ग्रो। तो जैसे मैं लार्ज और मिड में भी अंतर बता रहा था, जैसे लार्ज कैप में मोस्ट ऑफ द टाइम लार्जर सेक्टर्स में ऑर्गेनाइज सेक्टर बड़ा होता है, पर छोटे सेक्टर्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बड़ा होता है, तो उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास नॉर्मली रूम टू ग्रो भी बड़ी हो जाती है। तो ये दोनों चीजें पे आप फोकस करोगे तो ग्रोथ पे एक्चुअली आप फोकस कर पाओगे। जैसे इसका एग्जांपल आप रिटेल इंडस्ट्री का पकड़ सकते हो। आपको हजारों लाखों दुकानें हैं, तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, कहीं से भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, पर उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है और उसमें अनऑर्गेनाइज कितना है, तो देन आपका रूम टू ग्रो बढ़ जाता है। बट अगेन इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट, तो आपके पास अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, आपका डिफरेंशिएटेड पोजीशनिंग है, तो ही आप उसमें दो देयर इज अ रूम टू ग्रो, यू विल बी एबल टू ग्रो। So these things one need to look into it. भी एक सर्वे करवाया ब्लूमबर्ग ने और उसमें पता चला कि उसमें उन्होंने ऐसा कहा है, उस सर्वे का रिजल्ट ऐसा निकाला गया है कि देयर इज अ नेग्लिजिबल चांस ऑफ इंडिया गोइंग टू रिसेशन। आपका क्या आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी के लिए नेक्स्ट फ्यू इयर्स में? अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें और आप अपना हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ देखें, और आई थिंक ये सब पैरामीटर्स हमें बहुत ज्ञात है कि
अपना डेमोग्राफी, the population. Uh, there are multiple reasons because of which we have been growing. Uh, Actually, earlier also there were instances जहाँ पे world has gone through recession, while during that time, and especially in last 20 years, at that time we did well compared to others. तो वो हिसाब से आप देखेंगे तो इंडिया इज डेफिनेटली बेटर प्लेस्ड. आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक देखेंगे, स्पेशली अराउंड जीएसटी कलेक्शन हो, या फिर इवन आप अपना करेंसी देखिए तो इट हैज डन वेल कंपेयर टू मोस्ट ऑफ अदर करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज. तो मोस्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर पे इंडिया इज हैज कम आउट as much stabler. If you actually look at how we have demonstrated our strength during the crisis, which is a COVID crisis, and if you just then try to test and try to check how the companies, how the country, how the macroeconomic data has behaved during all this time, then I think we have done much better. So that's where the probability of we doing good is relatively is definitely high. और दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है इंडिया का, एंड एक्चुअली दैट अप्लाइज इवन वर्ल्ड वाइड ऑल्सो, it is actually much more deleveraged than earlier. So abhi system, even you look at world also. So in that context, the companies, the stress which they have gone through, normally क्या होता है कि companies जब leverage रहती है तो during that time if there are some issues on demand or slowdown, then companies का ability to sustain becomes questionable. While this time around, during COVID, actually most of the sectors and companies have got deleveraged, and that's where all this thing adds up. तो आपने अगर देखो GFC जब हुआ था तभी भी leverage and over leverage was a trouble out there. So there are multiple such tidbits or data points one can just try to link and add up to. Then there is reasonable reason to believe that the probability is less. अच्छा, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक फाइनेंशियल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन है एक्सेस के फंड्स की. तो क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो आप देखते हैं इस सेक्टर में, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हम लोग बुलिश रहते हैं सेक्टर के ऊपर? तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो एक्चुअली इकोनॉमी का बैरोमीटर रहता है. उसका ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमेशा जीडीपी के मल्टीप्लायर में चलता रहता है. अभी इस सेक्टर में भी दो तरीके के लेंडिंग होते हैं या फिर बोरोइंग होते हैं, whichever way you look at it. एक होता है रिटेल और दूसरा है कॉर्पोरेट. तो कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ ये इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है. तो उसमें आप कैपेक्स साइकिल हुआ उससे ऊपर नीचे होती है, या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हुआ उससे ऊपर नीचे होती है. तो वो ज्यादा इकोनॉमिक साइकिल से डिपेंड करती है. तो उसके अलावा जो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ है, वो रिटेल क्रेडिट ग्रोथ यानी देयर इज अ रूम टू ग्रो, जहाँ पे वेरियस पीपल, individuals would want to borrow or would like to borrow for housing, auto, even consumer durable, etc. तो हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर अगेन लास्ट 5 से 10 साल लो तो इंडिया में रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा हुई है. वो नॉर्मली डबल डिजिट रही है CAGR बेसिस पे. तो अगर सेक्टर वाइड अगर कोई भी सेक्टर अगर डबल डिजिट CAGR से ग्रो करता है तो उसमें फिर इंडिविजुअल कंपनी और इंडिविजुअल बैंक हो या NBFC हो वो ज्यादा ग्रो कर पाती है, जो अच्छी तरीके से इसको अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करती है. तो इस तरीके से जनरली हम फोकस करते हैं कि रिटेल क्रेडिट ग्रोथ ड्रिवन बैंक या NBFC में फोकस किया जाए, क्योंकि ये सेक्टर हैज गिवन अस वेरी गुड ग्रोथ हिस्टोरिकली.
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.